नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग सेशंस में अपने यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQ चल रही है, लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में मैं आपको बता दूँ, लगभग अपन यहाँ पे 150 क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने वाले हैं। वो 2 टॉपिक्स रहेंगे, अपना गेम्स और यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर सुबह वाली मॉर्निंग सेशन की आपने जीके वाली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों आपके लिए। तो आज की प्रश्नोत्तरी में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे सामान्य जनरल क्वेश्चन रहेंगे, और जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे गेम से संबंधित रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही। और लगभग आज की प्रश्नोत्तरी में 150 प्रश्न अपन करेंगे, जहाँ से सीधे सीधे आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सभी दोस्तों, एक बार क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस अपने पास बहुत रहेंगे, तो तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। पहला क्वेश्चन देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा दोस्तों, और कोई भी एडवांस में आंसर भी नहीं देना है दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। प्रश्न नंबर फर्स्ट देखें दोस्तों, यहाँ पे कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों से प्राप्त किया जाता है, यानी कौन सा विटामिन है जो सूरज की किरणों से प्राप्त किया जाता है, और इसे अपन प्राकृतिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन प्राकृतिक विटामिन, नेचुरल विटामिन भी कहते हैं। एकमात्र विटामिन जिसे अपन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन हार्मोन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 1, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, विटामिन D3 होता है उसे अपन कैल्सीफेरोल कहते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहेगा विटामिन डी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देगा दोस्तों, यहाँ पे अस्थियाँ यानी बोन है, अस्थियों के क्या कार्य हैं, यानी बोन होती है, हड्डियाँ हैं, हड्डियों के क्या कार्य होते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। हड्डियों के अध्ययन को अपन ओस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना ये भी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2, हड्डियाँ अस्थियों के जो कार्य है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, सुरक्षा प्रदान करती है। वो हड्डियाँ जो शरीर के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, कोमल ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई, इनको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, छोटी आंत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन की बात कर रहे हैं अपन, उसके पहले भाग को क्या कहते हैं। छोटी आंत के पहले भाग होता है जो दोस्तों, छोटी आंत जो लगभग 6.25 मीटर की होती है, लगभग 22 फीट के आसपास होती है, और उसके 3 भाग होते हैं। ध्यान रखना, इसके छोटे आंत के 3 भाग होते हैं। डेडुनम, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। DJI, इसकी यहाँ भी याद रखने का, DJI, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो जो पहला भाग होता है उसे अपन डेडुनम के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेडुनम। ये पहला भाग होता है छोटी आंत का, लास्ट वाला भाग होता है वो इलियम, और मध्य वाला भाग वो जेजुनम होता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तक यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या जाना जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को एक बार नए जुड़े हैं, जो भी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक कर दे सभी दोस्त एक बार, क्योंकि क्लास को शेयर और लाइक करने से जो मेरे को जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस और भी मेहनत करने के लिए आप प्रेरित करता है। तो आप क्लास को बिना बोले शेयर और लाइक कर दिया करो। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तक जिसे अपन टिश्यू कहते हैं, टिश्यू यानी उत्तकों का अध्ययन किस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे मायोलॉजी है वो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी है वो कोशिका का अध्ययन कहलाता है, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिस्टोलॉजी है वो यहाँ पे उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जोड़ दोस्तों यहाँ पे जॉइंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जॉइंट यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, चल, अचल और अल्पचल, यानी साइनोवियल, थोरेसिक, और यहाँ पे एम्फियोथोरेसिस, डायोथोरेसिस और यहाँ पे साइनोथोरेसिस, 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बॉल एंड सॉकेट है वो ये चल जोड़ की श्रेणी के अंदर आता है। चल जोड़ के प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के चल जोड़ और होते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 देखे बॉल एंड सॉकेट, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी 360 डिग्री जो मूवमेंट करता है जॉइंट, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, बॉल एंड सॉकेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 6, बड़ी मांसपेशी लॉन्गेस्ट मसल्स है वो कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है।
सॉरी लार्जेस्ट मसल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों दो शब्द होते हैं, दोनों में यहाँ पे अंतर याद रखना है। एक बड़ी मांसपेशी जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, एक होती है लंबी मांसपेशी, दोनों में फ़र्क होता है। एक लार्जेस्ट होती है, एक लॉन्गेस्ट होती है। ये लार्जेस्ट पूछी गई है जो बड़ी, और ये लॉन्गेस्ट होती है जो लंबी होती है। लॉन्गेस्ट होती है शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी, जिसे अपन सारटोरियस के नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सारटोरियस टेलर मसल्स होती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी वो ग्लूटियस मैक्सिमस। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 सही आंसर रहेगा ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कूल्हे और हिप्स के जोड़ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेलर मसल्स मांसपेशी है। टेलर मसल जो मैंने बताया था दोस्तों, शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट मांसपेशी होती है। लॉन्गेस्ट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, बिगेस्ट की लार्जेस्ट की बात नहीं कर रहे। अगर सबसे बड़ी पूछे तो वो यहाँ पे रहती है ग्लूटियस मैक्सिमस, लेकिन सबसे लंबी पूछे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी तो वो सारटोरियस होती है, और उसका ही दूसरा नाम यहाँ पे टेलर मसल्स रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है। दोस्तों आरबीसी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स की बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे उत्पादन कहाँ होता है, जिनका जीवन काल 120 दिन होता है दोस्तों यहाँ पे, और इसे अपन एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी को अपन एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा, इनका जो उत्पादन होता है वो बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है। बोन मेरो के अंदर यहाँ पे होता है, जो हड्डियाँ होती है, हड्डियों के जो मध्य भाग होता है उसके जो बोन मेरो होता है, जो यहाँ पे पीला सा पदार्थ भरा हुआ होता है, उसके अंदर यहाँ पे निर्माण होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखे दोस्तों, मानव शरीर के, ध्यान रखना है, मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भार स्वैच्छिक मांसपेशियों को होता है। दोस्तों यहाँ पे स्वैच्छिक मतलब वॉलेंटरी मसल्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत मांसपेशी स्वैच्छिक भार का होता है। वैसे देखा जाए तो मानव शरीर के कितना प्रतिशत मांसपेशी पाई जाती है, तो मानव शरीर का कुल भार का 45% मांसपेशी पाई जाती है, लेकिन उनमें से देखें तो स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी मसल्स होती है वो कितना प्रतिशत होती है। ये क्वेश्चन शारीरिक शिक्षा भर्ती 2018 में पूछा गया था दोस्तों, पहले ही बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो अगर कुल मसल्स पूछे बॉडी वेट का तो वो 45% होती है, लेकिन उनमें से भी अगर स्वैच्छिक मांसपेशी पूछे तो फिर वो 40% रहेगी दोस्तों। यहाँ पे दोनों में अपने को यहाँ पे अंतर याद रख रहा है प्रश्न नंबर 9 के अंदर। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखते हैं अपन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान कौन सा है। कोशिका की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सेल्स के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने का जो सक्रिय स्थान होता है वो कौन सा होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है, जिसे अपन कोशिका की पावर हाउस के नाम से जानते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, साथ ही में इसे कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे अपन सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य करता है या ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों, श्वास लेते समय फेफड़ों को यानी लंग्स के अंदर का दबाव कैसा होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। अपन श्वास लेते हैं, जो अपने लंग्स होते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ के जो फेफड़े होते हैं, ये दोनों तरफ के फेफड़े हैं मान लो, इसमें यहाँ पे दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं और ये कुपिकाएँ होती है इनके अंदर। तो यहाँ पे फेफड़ों के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, श्वास लेते हैं तो अंदर लेते टाइम उसका दबाव क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 के अंदर बताना है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के अंदर है वो श्वास का दबाव, फेफड़ों का दबाव घटता है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो यहाँ पे लंग्स है उसका दबाव यहाँ पे बढ़ता है। दोनों में उल्टा क्रम अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देख दो, प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती है। जो मानव शरीर की जो मांसपेशियाँ है, मसल्स है, वो शरीर को क्या प्रदान करती है वो अपने क्या पे बताना है। और क्लास को भी सभी दोस्त नए स्टूडेंट जुड़े शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 के अंदर बताना है, मांसपेशियाँ मानव शरीर को क्या प्रदान करती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, मानव शरीर को आकृति यानी शेप प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है। और आकृति विज्ञान को अपन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल के नाम से जानते हैं, आकृति विज्ञान जिसे मॉर्फोलॉजिकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर कौन सा प्रभाव पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्ट्रो के आयतन में वृद्धि होती है, हृदय के आकार में वृद्धि, कोलेस्ट्रॉल स्तर कम होता है। और प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी ये यहाँ पे एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। ऐसे मैं आपको सही तरीके से बताऊँ तो यहाँ पे 1 ग्राम प्रोटीन, साथ ही में कार्बोहाइड्रेट और एक होता है यहाँ पे वसा। 3 यहाँ पे मुख्य भोजन के मुख्य अंग होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है दोनों से सेम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो तो कितनी रहेगी यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 के अंदर 4.1 किलो कैलोरी एक अणु के अंदर, 1 ग्राम के अंदर। लेकिन अगर वसा का पूछा जाए तो वो यहाँ पे 9.1 किलो कैलोरी ये फैट की होती है, वसा की होती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों से कितनी मिलती है, 4.1 किलो कैलोरी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 द्वितीयक वायु यानी सेकंड विंड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सेकंड विंड के लक्षण कौन से होते हैं वो अपने यहाँ पे बता रहा है। सेकंड विंड क्या होती है दोस्तों, जैसे अपन थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते, मान लो अपन थोड़े से दौड़ना ही स्टार्ट कर देते, दौड़ते ही 10 कदम 20 कदम या फिर 10 मीटर 15 मीटर जाते ही अपने शरीर में बेचैनी स्टार्ट हो जाती है और फिर अपन यहाँ पे क्रिया करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो वो यहाँ पे सेकंड विंड कहलाती है। और ये शब्द है वो किसने दिया था, वो ये बाहर से पर्ड। ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे सेकंड विंड शब्द का आविष्कार किसने किया था, तो वो बाहर से पर्ड, बाहर से पर्ड यहाँ पे ध्यान रखना, बाहर से पर्ड यहाँ पे इसका आविष्कार किया था सेकंड विंड का। तो इसके अंदर क्या होता है, सिर में दर्द होने लगता है, त्वचा पीली हो जाती है, छाती और मांसपेशियों में दर्द। तो प्रश्न नंबर 15 और सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी ये सेकंड विंड के अपने को यहाँ पे सिम्टम्स लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑक्सीजन ऋण यानी ऑक्सीजन डेप्थ की बात कर रहे हैं। इस शब्द का आविष्कार किसने किया था वो अपने यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन डेप्थ क्या होती है दोस्तों, अगर अपन सामान्य है उस समय ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं और एक क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं, उसमें जो अंतर होता है उसे अपन ऑक्सीजन ऋण के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मैंने बताया था ऑक्सीजन डेप्थ है, इस शब्द का आविष्कार किसने किया था। अभी सेकंड विंड है, उसका आविष्कार मैंने बताया था बाहर से पर्ड ने किया है, बाहर से पर्ड सेकंड विंड। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन डेप्थ की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है एवीएल, एवियन अर्थिवोल्ड विवियन हिल। एवीएल का पूरा नाम है अर्थिवोल्ड विवियन हिल, जिसके लिए 1922 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1922 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे। और कोई भी दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन का एडवांस में आंसर नहीं देना है दोस्तों, अपने को डिसिप्लिन बनाए रखना है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर अपने को देना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे एड्स किसके माध्यम से यहाँ पे संचालित होता है यानी फैलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों एड्स का यहाँ पे वायरस कौन सा होता है, वो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जानते हैं, HIV के नाम से जानते हैं। और एड्स की फुल फॉर्म भी अपने को यहाँ पे याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसका जो टेस्ट किया जाता है वो एलिसा टेस्ट यानी एलिसा टेस्ट किया जाता है। उससे अपन टेस्ट किसका अनुमान लगाते हैं वो अपने को ध्यान रखना है, एड्स का अनुमान लगाते हैं। तो ये किससे फैलता है, संचारित होता है, तो प्रश्न नंबर 17 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रक्तदान, ब्लड करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का एड्स है और उसने अगर ब्लड डोनेट कर दिया है तो अगले वाले व्यक्ति का भी ध्यान रखना है, एड्स की शिकायत हो जाएगी। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 18 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 शरीर के टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने का कार्य करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। टूटी फूटी यानी रिपेयर होती है बॉडी की, जो मसल्स रिपेयर है, बोन्स की रिपेयर है, उनके यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मैंने बताया भी था, बहुत बार बता दिया, शरीर का बॉडी बिल्डअप RB के नाम से जानते हैं इसे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन होता है वो शरीर का बॉडी बिल्डअप आहार होता है और शरीर की रिपेयर के नाम से भी जाना जाता है कि जिस शरीर में टूट फूट होती है, चोट लग जाती है, उसको भी ठीक करता है। एकमात्र दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो वसा होती है उनमें तीनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। लेकिन एकमात्र यहाँ पे तत्व है भोजन का जिसके अंदर नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन भी पाया जाता है, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 18 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना, प्रश्न नंबर 19 के अंदर बताना है। और क्लास में लास्ट तक दोस्तों आप बने रहना। लगभग आपको यहाँ से आप खुद क्लास लेने के बाद में आप अनुमान लगा पाएंगे, यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेंगे सीधे, तो आप लास्ट तक बने रहना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, क्योंकि जो थकान होती है उसको पुनः रिलैक्स करके फिर एनर्जी फुल होना, ये मनोरंजन क्रियाओं का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन
नहीं मानी जाती है। कौन सी यहाँ पे मनोरंजन की क्रिया नहीं मानी जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 20 के अंदर। दोस्तों शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी क्रिया यहाँ पे मनोरंजन नहीं मानी जाती है? ताश खेलना, टिकट खेलना, क्रिकेट खेलना या फिर योग आसन करना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों योगासन करना, यानी योग क्रियाएं करते हैं वो यहाँ पे मनोरंजन रिक्रेशन एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 21। खेल की यह परिभाषा किसने दी है कि खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। स्वैच्छिक है और स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पहले ही बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी डेफिनेशन। खेल से संबंधित जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से संबंधित यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। स्वैच्छिक है और स्वयं के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे अपन खेल कहते हैं। और प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों स्टर्न महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देगा दोस्तों यहाँ पे भारत में खेल को क्या माना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। भारत के अंदर खेल है, खेल को क्या माना जाता है? काम, व्यापार, उद्देश्य रहित क्रिया या समय व्यतीत करने वाली क्रिया। यानी कुल मिला के ये खेल के प्रति, शारीरिक शिक्षा के प्रति क्या है धारणा है, गलत धारणा है, वो यहाँ पे पूछी गई है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना उद्देश्य रहित क्रिया। भारत के अंदर खेल उद्देश्य रहित बिना पर्पज, यानी पर्पज की क्रिया नहीं है, फालतू क्रिया इसको माना जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों। कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है? ध्यान रखना, दोबारा से देखिए, कौन से प्रकार का खेल काम और आनंद नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। काम और आनंद की श्रेणी में नहीं आता है। फुर्ती से चलना, धूप सेकना, स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना या लंबी ड्राइविंग करना। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 के अंदर बताना है दोस्तों कौन सी यहाँ पे क्रिया खेल और आनंद की श्रेणी में नहीं आएगी, तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे धूप सेकना। धूप सेकना है वो काम और आनंद की श्रेणी के अंदर यहाँ पे नहीं आती है। नेक्स्ट हो रहेगा प्रश्न नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों। आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? दोस्तों जो आम लोग होते हैं, जनता के होते हैं, उनको कौन सी कैंप की एक्टिविटीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 24 के अंदर बताना है। कैंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है और सही आंसर रहेगा 24 के अंदर। वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्राकृतिक कैंप होते हैं, नेचुरल कैंप होते हैं, वो यहाँ पे आम लोगों को सबसे ज़्यादा आनंददायक होते हैं, मज़े भी देते हैं और यहाँ पे पसंद भी बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 25। कैंप के खेल में निम्न में से किसके अनुकूल होना चाहिए? देखिए दोस्तों यहाँ पे कैंप के खेल निम्न में से किसके अनुकूलन होने चाहिए, वो बताना है। कैंप में जो खेल खिलवाए जाते हैं, गेम्स करवाए जाते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग अनुकूलन होने चाहिए, 25 के अंदर बताना है। और जल्दी से आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस है, अपन फास्ट करेंगे क्वेश्चंस को। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैंप के प्रतिभागियों के अनुसार, जो कैंप के अंदर जो पार्टिसिपेट प्रतिभागी हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपने को गेम्स का यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 26। कैंप लगाने के लिए आवश्यक है, यानी कैंप है, कैंप को अपन करवाते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ये उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, किसी नगर के समीप होना चाहिए, इसमें गिने चुने लोग होने चाहिए, या कैंप अवधि लंबी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट रहेगा 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैंप किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये उद्देश्य को, जिस पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए, टारगेट के लिए कैंप करवाया जा रहा है वो उसको अचीव करना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? नेतागिरी का मतलब यहाँ पे लीडरशिप से है दोस्तों। यहाँ पे इंग्लिश में अपना लीडरशिप टॉपिक लगता है, जो लीडरशिप है, तो यहाँ पे लीडरशिप की नेतागिरी के गुण प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन कौन सा है? उत्तम यहाँ पे साधन पूछा गया है। कैंप का प्रबंध करने से, खेलों को भाग लेने से, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने से, सिक्का टिकट इकट्ठा करने से। तो यहाँ पे लीडरशिप डेवलप किससे होगी 27 के अंदर, तो वो ध्यान रखना है कैंप का प्रबंध करने से। कैंप का जो मैनेजमेंट करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उससे अपने को पता लग जाता है कि उसके अंदर है वो नेतागिरी यानी डेवलपमेंट है वो कितना है या नहीं है, लीडरशिप का वो गुण है या नहीं, वो अपने को पता लग जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से एक अच्छे नेता का गुण कौन से नहीं है? अच्छे नेता है वो, अच्छा लीडरशिप है, उसके यहाँ पे कौन सा गुण यहाँ पे नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए, उसका अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, वह एक अच्छा व्यवस्थापक प्रबंधकर्ता होना चाहिए, या वह एक अन्य शासक होना चाहिए। 28 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा उसका जो गुण नहीं है, लीडरशिप का गुण नहीं है, वो एक अन्य शासक होना चाहिए, यानी सिंगल इंडिविजुअल मतलबी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो अपने यहाँ पे सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों, योग आसनों द्वारा यानी योगासनों द्वारा निम्नलिखित स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है। योग और आसन करते हैं तो स्वास्थ्य का कौन सा घटक है वो डेवलप ज़्यादा अच्छा हो जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों यहाँ पे, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी, तो उनमें से कौन सा यहाँ पे डेवलप अच्छा होता है 29 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। योग और आसन करने से क्या आ जाती है, शरीर में लचकता आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शवासन के लाभ क्या है। दोस्तों शवासन है उसके क्या लाभ है। दोस्तों एकमात्र आसन, ध्यान रखना, एकमात्र आसन जो सभी आसन करने से पहले और सभी आसन करने के बाद अनिवार्यतः किया जाता है, वो कौन सा आसन होता है, तो वो शवासन होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ये शिथिलता प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति है वो प्राय मर्त शरीर होता है उसकी तरह यहाँ पे पड़ा रहता है। तो यहाँ पे और ये ब्लड प्रेशर बीपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, रक्तचाप के अंदर फायदेमंद होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे, योग सूत्र का लेखक कौन है। योग सूत्र है वो, योग सूत्र का लेखक कौन है, जिसके अंदर योग सूत्र क्या है, किताब है, इसका लेखक कौन है वो बताना है। इसके अंदर 197 यानी लगभग 197 योग सूत्र इसके अंदर लिखे गए हैं और 4 अध्यायों में लिखे गए हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्यपाद, 4 अध्यायों के अंदर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 31 और सही आंसर रहेगा महर्षि पतंजलि है वो यहाँ पे योग सूत्र के यहाँ पे लेखक रहेंगे। और आधुनिक जो योग है योग के प्रेरणा भी महर्षि पतंजलि ही रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखे दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्राणायाम है। प्राणायाम क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित में से प्राणायाम है कौन सा है, जिन इसमें से प्राणायाम है। अब दोस्तों प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है श्वास यानी ऑक्सीजन लेना और आयाम का अर्थ होता है रोकना। तो यहाँ पे प्राणायाम हो गया। तो प्राणायाम कौन सा है, त्राटक, पद्मासन, शवासन या उज्जयी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों उज्जयी है वो प्राणायाम की श्रेणी में आता है। उज्जयी हो गया, जो सूर्यवेदी प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, ये प्राणायाम की श्रेणी के अंदर आते हैं दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज़्यादा कौन सा आसन कारगर है। दोस्तों मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो बीपी हो जाती है, बीपी में कौन सा आसन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो ब्लड प्रेशर हो जाता है उसके उपचार में कौन सा अच्छा आसन होता है जो अपने को शिथिलता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वासन। मैंने बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि श्वासन है वो ब्लड प्रेशर के अंदर भी फायदेमंद होता है और शरीर के अंदर ये क्या करता है, शिथिलता प्रदान कर देता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आसन है वो किस प्रकार के योग के अंतर्गत आएंगे। आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, शुद्धि क्रियाएं हो गई, ये कौन से प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों मुख्यतः देखा जाए तो योग कितने प्रकार के, 7 प्रकार के होते हैं, जैसे भक्ति, राज, क्रम, हठ, तो यहाँ पे आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आती है प्रश्न नंबर 34 में बताना है और सही आंसर रहेगा। तो हठ योग होता है उसके अंदर आसन यहाँ पे श्रेणी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक होता है। दोस्तों भुजंगासन करते हैं, भुजंगासन में व्यक्ति की पोजीशन कैसे बनेगी, तो वो ध्यान रखना है, भुजंग यानी कोबरा पोज बन जाता है, इसके अंदर कोबरा पोज हो जाती है, व्यक्ति ऐसे भुजंग की तरह बन जाता है। तो ये किस में लाभदायक होता है प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 के अंदर बताना है और सही आंसर आएगा दोस्तों दमा। जो दमा की पोजीशन शिकायत होती है, अस्थमा की होती है, श्वसन संबंधी शिकायत में भुजंगासन यहाँ पे लाभदायक होता है। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति में किया जाता है। अधोमुख की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अधोमुख स्थिति में किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 36 के अंदर। और सभी दोस्त नए स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं, दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करो दोस्तों। यहाँ पे सभी एक बार समय निकाल के अपनी एक बार जरूर लाइक शेयर करिए भी सभी दोस्त एक बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 सही आंसर रहेगा सलवासन। जो टिड्डी की आकृति की तरह सलवासन होता है उसके अंदर यहाँ पे अधोमुख की तरह किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम समय मौसम है वो, यानी समय होता है, मौसम होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार कैंप से संबंधित, शिविर से संबंधित टॉपिक से बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम कौन सा है, ऋतु कौन सी है, समय कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 37 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बसंत का मौसम होता है। बसंत का मौसम जो माघ महीने के अंदर आता है उसका यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे टाइम माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखे दोस्तों यहाँ पे LNIP यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो प्राय स्नातक की बात कर रहे हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो कब से प्रारंभ की थी, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 38 के अंदर। LNIP जिसकी स्थापना 1900 यहाँ पे 56-57 के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना 56-57 में ग्वालियर के अंदर की गई थी। पहले प्राचार्य इसके यहाँ पे PM जोसेफ थे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 38 के अंदर 1963 के अंदर है वो क्या चालू कर दी थी LNIP ने, वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अपन ग्रेजुएशन करने के बाद में 2 साल की अपन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, वो उसके यहाँ पे चालू कर दी थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, टर्नवेरियन आंदोलन को शुरू किया था। टर्नवेरियन आंदोलन है इसको शुरू किसने किया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे टर्नवेरियन आंदोलन 1811 में शुरू हुआ था और ये 1819 में जाके लगभग बंद कर दिया गया था इसको। तो टर्नवेरियन आंदोलन को शुरू किसने किया था, प्रश्न नंबर यहाँ पे 39 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टर्नवेरियन आंदोलन है वो जर्मनी से संबंधित है। सबसे पहले तो जर्मनी से संबंधित है और इसका जो शुरू करने वाला है वो यहाँ पे फ्रेडरिक लुडविग जोन, ध्यान रखना फ्रेडरिक लुडविग जोन यहाँ पे इसको शुरू करने वाले रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखे बेरेन पीरियड कुबर्टिन, सीधा अगर नाम पूछे तो कुबर्टिन है, कुबर्टिन का नाम संबंधित है, तो कुबर्टिन का नाम किससे संबंधित रहेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन तो गलती भी नहीं होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिर कुबर्टिन का जो नाम जोड़ा जाता है वो आधुनिक ओलंपिक खेलों से, क्योंकि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक है वो कुबर्टिन को माना जाता है, जो कब शुरू हुए थे 1896 एथेंस में शुरू किए गए थे आधुनिक ओलंपिक खेल, उनका जनक यहाँ पे कुबर्टिन को माना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखे दोस्तों यहाँ पे जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष YMCA की स्थापना की। दोस्तों यहाँ पे YMCA की स्थापना जॉर्ज विलियम के द्वारा की गई थी, वो कब की गई थी, वो अपने यहाँ पे बताना। साथ ही में YMCA की मैं भारत के संदर्भ में बात करूँ दोस्तों, तो भारत के संदर्भ में YMCA सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना 1891 के अंदर आई थी, यहाँ पे 21 फरवरी 1891 के अंदर आ गई थी। लेकिन भारत के अंदर इसकी पहली कॉलेज है वो कब खोली गई थी, तो वो 1920 के अंदर खोली गई थी मद्रास के अंदर। लेकिन YMCA की स्थापना प्रश्न नंबर 41 के अंदर बताना है वो यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर की गई थी 1844 जॉर्ज विलियम के द्वारा, ध्यान रखना जॉर्ज विलियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखे दोस्तों कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी है वो किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। इसे अपन अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 42 के अंदर बताना है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसको प्रश्न नंबर 42 और सही आंसर रहेगा पावलोव के द्वारा या कंडीशनिंग एंड रिफ्लेक्स थ्योरी अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। और इसने एक कुत्ते के ऊपर रिसर्च किया था और इसके लिए पावलोव को 1904, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, 1904 में नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, यह परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहले बता दूं मैं आपको कि मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो मनुष्य और प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन है, ये किसने कहा है, प्रश्न नंबर 43 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों क्रुक्स और स्टेन के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि साइकोलॉजी है वो मनुष्य और प्राणियों के क्या है आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। कोरोनरी धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी है वो यहाँ पे किससे संबंधित रहेगी वो बताना अपने को। एक आती है कोरोनरी धमनी और एक आती है कोरोनरी साइनस, ध्यान रखना है कोरोनरी साइनस, ये क्या होते हैं दोनों के अर्थ बताना है।
तो कोरोनरी धमनी प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 के अंदर बताना है। तो ध्यान रखना जो हृदय है, हार्ट होता है दोस्तों, हार्ट, इस हार्ट को भी ध्यान रखना है, वो शुद्ध रक्त प्रदान कौन सी धमनी करती है, तो वो कोरोनरी धमनी। तो हार्ट को शुद्ध रक्त प्रदान करने वाली धमनी कौन सी रहेगी, तो वो ध्यान रखना कोरोनरी धमनी। अब हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाने का जो सिरा है वो कौन सी रहेगी, तो वो कोरोनरी साइनस के नाम से जानी जाएगी। दोनों के अंदर अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है। लोग जो व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक भिन्नता है वो कैसे होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 45 के अंदर। और सभी दोस्त जो भी नए स्टूडेंट दोस्त जुड़े हैं, क्लास को बिना बोले ही शेयर कर दिया करो दोस्तों। क्लास में आते ही पहला काम आप शेयर और लाइक कर दिया करो। प्रश्न नंबर यहाँ पे 45 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आनुवांशिकता। लोगों की जो शारीरिक भिन्नताएं होती है वो हेरिडिटी, आनुवांशिक ज़्यादा ही पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखें दोस्तों यहाँ पे, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसका अध्ययन किससे है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का अध्ययन किया था, फिर मन, मस्तिष्क और लास्ट में फिर चेतना तीसरे नंबर पे, और लास्ट में व्यवहार का अध्ययन किया था। तो आधुनिक मनोविज्ञान है वो यहाँ पे ध्यान रखना है किसका अध्ययन करती है, वो व्यवहार का अध्ययन करती है, जिसका व्यवहारवाद का जनक है वो यहाँ पे वाटसन रहेगा। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखें दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47, अधिगम यानी लर्निंग के नियम किसने प्रतिपादित किए। अधिगम के जो सिद्धांत है, लर्निंग के जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किए। दोस्तों सीखने के 3 मुख्य नियम होते हैं और 5 यहाँ पे गौण नियम होते हैं। 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, और 5 गौण नियम होते हैं जिसे अपन लर्निंग लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये किसके द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित किए गए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 47 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थॉर्नडाइक को यहाँ पे ध्यान रखना है। सीखने के नियम और अधिगम के नियम प्रतिपादित किए हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है, यानी कौन सी अभिप्रेरणा है जिसका सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यानी एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। तो कौन सी अभिप्रेरणा से ज़्यादा प्रभाव मिलता है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, जिसे अपन सकारात्मक अभिप्रेरणा के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा सीखने के लिए ज़्यादा प्रभावी हो रहेगी, जो व्यक्ति के अंदर खुद ही जागृत होती है, किसी लोभ लालच से नहीं पैदा होती है। ये अपने का ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, लोगों की भिन्नता विद्यमान है, उनके किसके कारण है यहाँ पे भिन्नता विद्यमान है, वो अपने को बताना। शारीरिक बनावट में भिन्नता है, मनोवैज्ञानिक बनावट में भिन्नता है, कला तथा योग्यता में, या सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशील। लोगों में भिन्नता वो किस अंग में किस रूप में पाई जाती है, 49 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सभी, यानी उसके शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, कला, साहित्य सभी के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, सबसे अच्छा अध्यापन है टीचिंग का ढंग है वो कौन सा रहेगा, यानी मेथड है वो कौन सी रहेगी। टीचिंग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सबसे अच्छा अध्यापन का ढंग है कौन सा रहेगा। श्याम पट्ट पर करवाते वो अध्यापन, भाषण करते हैं उससे 2 तरफा सक्रियता, या फिर अध्यापन केंद्रित अध्यापक। प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, 2 साइड वे होता है दोस्तों, 2 तरफा जो संवाद होता है, 2 तरफ सक्रियता, यानी स्टूडेंट की भी टीचर सुनेगा और टीचर की भी स्टूडेंट सुनेगा, दोनों तरफ संवाद चलता रहता है। तो वो यहाँ पे 2 तरफा होता है, वो यहाँ पे अच्छा ढंग माना जाता है अध्यापन का। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 51, कक्षा का प्रबंध निर्भर करता है, क्लास मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कक्षा का प्रबंध है, क्लास मैनेजमेंट है, वो यहाँ पे किसके ऊपर निर्भर करेगी। धन की उपलब्धता पर, सामान की उपलब्धता, कक्षा में छात्रों की संख्या, या सिखाने वाली क्रिया के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये सभी एक साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर अपने को दिमाग से देना ज़्यादा पड़ता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों सिखाने वाली क्रिया है वो कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्लास मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 देगा दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है, यानी प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रदर्शन, भाषण, निरीक्षण, भाषण तथा वार्तालाप। प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा, मेथड कौन सा रहेगा,
प्रश्न नंबर 52 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रदर्शन, यानी डेमोन्स्ट्रेशन विधि होती है वो सबसे अच्छा तरीका मानी जाती है। और शारीरिक शिक्षा होती है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा की जो सबसे अच्छी विधि है वो ध्यान रखना है कौन सी रहेगी, प्रदर्शन विधि। और शारीरिक शिक्षा की सबसे कमजोर विधि मानी जाती है वो मानी जाती है यहाँ पे लेक्चरर मेथड, भाषण विधि, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, पाठ्य योजना की भाषा होनी चाहिए, लेसन प्लान की यहाँ पे भाषा है वो कौन सी होनी चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों पाठ्य योजना दो प्रकार की होती है, एक स्पेशल और एक जनरल, यानी एक सामान्य पाठ्य योजना, एक विशिष्ट पाठ्य योजना होती है। और सही आंसर रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 53 का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो रहेगा यहाँ पे भाषा कैसी होनी चाहिए, बहुत विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्रश्न नंबर 53 के अंदर वो बहुत विधिपूर्वक और संबंधित, जिस प्रकार की जरूरत है उसी अकॉर्डिंग भाषा होनी चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए अपने को। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 54 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, पाठ्य योजना के उद्देश्य होने दो दोस्तों, लेसन प्लान है, लेसन प्लान के यहाँ पे उद्देश्य हैं वो क्या होने चाहिए वो अपने यहाँ पे बताना है। कैसे होने चाहिए पाठ्य योजना के उद्देश्य वो अपने को यहाँ पे बताना है। लेसन प्लान से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो विषय वस्तु पर ध्यान। पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या है, वो विषय वस्तु होती है, कंटेंट होता है, उसके ऊपर अपने का ध्यान होना चाहिए। जिस चीज़ को अपन सिखा रहे हैं पाठ्य योजना के अंदर उसी पर फोकस होना चाहिए, अदरवाइज अपने को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 रहेगा दोस्तों। सर्वे दर्शे यानी ऑडियो विजुअल जो साधन होते हैं, ऐड होते हैं, सर्वे दर्शे साधन अध्यापक की सहायता करता है, क्योंकि वो किस प्रकार करते हैं, जो ऑडियो विजुअल जो ऐड होते हैं, साधन होते हैं, वो किस प्रकार अध्यापक की सहायता करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 55 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 55 के अंदर वो ध्यान रखना है, ये उसके पाठ को प्रभावशाली बना देते हैं। जो अध्यापक जो क्रिया सिखा रहा है उसकी क्रिया को क्या करता है, प्रभावशाली बना देते हैं। कौन, ऑडियो विजुअल यहाँ पे साधन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। जिम्नास्टिक है वो किस प्रकार से उत्तम तरीके से सीखी जा सकती है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे, जिम्नास्टिक को किस प्रकार से अपन बेस्ट तरीके से सीख सकते हैं 56 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 56 में सहायक सामग्री तथा उपकरणों की सहायता से, यानी जो सहायक सामग्री होती है और जो उपकरण अपने को जरूरत पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे सीख सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों। निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन की बात करें अपन यहाँ पे, निरीक्षण समझा जाता है। इंस्पेक्शन की बात करें, इंस्पेक्शन की वो यहाँ पे क्या समझा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। निरीक्षण समझा जाता है, ये अनुभव सम्मिलित करने की कला है, बुद्धिमत्ता की अभिवृद्धि है, या फिर ये अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहायता की अभिवृत्ति रखता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 57 में बताना है निरीक्षण का क्या प्रभाव होता है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो वो क्या करता है, सूक्ष्म अवलोकन की अनुभूति है। सूक्ष्म अवलोकन, निरीक्षण में क्या करते हैं अपन, सूक्ष्म अवलोकन यहाँ पे करते हैं किसी भी क्रिया का। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 58, 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली में तीसरा तथा चौथा स्थान निकालने में कितने मैच होंगे। कितने मैच होंगे तीसरा चौथा स्थान निकालने के लिए। फाइनल खेलते ही तो पहला और दूसरा स्थान अपने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा और चौथा स्थान निकालने के लिए कितने मैच होंगे प्रश्न नंबर 58 के अंदर बताना है दोस्तों अपने को। प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 15 टीमों के नॉकआउट प्रणाली के अंदर तीसरा और चौथा मैच निकालने के लिए अपने को यहाँ पे कितने मैच खेलने होंगे तीसरा चौथा स्थान के लिए, यहाँ पे टोटल 15 मैच यहाँ पे खेलने होंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59 देखें दोस्तों। 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे। डबल लीग की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, सिंगल लीग की बात नहीं कर रहे दोस्तों। और डबल लीग में कुल कितने मैच खेले जाएंगे वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 59 के अंदर। डबल लीग का सूत्र क्या होता है दोस्तों यहाँ पे n-1। n क्या है यहाँ पे टीम, तो 10 माइनस 1 करेंगे तो अपन 9 निकल के आ जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई 9 बराबर यहाँ पे 90। सही आंसर रहेगा टोटल मैच यहाँ पे 90 होंगे, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध होता है, यानी स्किल्ड ट्रेनिंग देते हैं अपन किसी को कोई भी यहाँ पे
खिलाड़ी है, इसको अपन स्किल्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुशल प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इसका संबंध किस प्रकार रहेगा? त्रुटि निकालना, अवलोकन, त्रुटि ढूंढना तथा सुधारना, दिए गए कार्य को बार बार करना। यानी स्किल्ड ट्रेनिंग है वो किसको कहेंगे, वो अपने क्या बताना 60 नंबर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी के अंदर है वो जो त्रुटियां हैं, कमियां, उसको ढूंढना और फिर उसका सुधार करना है, वो स्किल्ड यानी कुशल प्रशिक्षण माना जाएगा। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 61। कुशल योजना यानी स्किल्ड प्लान प्रारंभ की जाती है, कुशल योजना है वो कब प्रारंभ की जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 61 के अंदर। कुशल योजना प्रारंभ की जाती है, स्किल्ड प्लान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 61 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, कला पर पूर्ण कुशलता प्राप्त करने के पश्चात। यानी कला जिस चीज़ को अपन स्किल को सीख रहे हैं उस पर पूर्ण मास्टरी फेज अपन कंप्लीट हो जाती है, तब अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रारंभ करनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62। एक प्रभावशाली निर्णय का करने का लक्षण है, प्रभावशाली निर्णय करते हैं, ओपिसिटिंग करते हैं अपन यहाँ पे, उसका यहाँ पे लक्षण कौन सा है? निष्पक्षता होनी चाहिए, नियमों का ज्ञान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। 62 के अंदर बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्रभावशाली ओपिसिटिंग निर्णय करने का लक्षण कौन सा रहेगा? और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जितने भी नियम चलते हैं गेम से संबंधित उसका नॉलेज होगा, तभी तो जाके वो अच्छे से ओपिसिटिंग कर पाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63। फाट लेख प्रशिक्षण बढ़ाता है दोस्तों, यहाँ पे फाट लेख प्रशिक्षण क्या बढ़ाता है, क्या डेवलप करता है? फाट लेख जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, इसे स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, और ये क्या है, एक स्वीडिश शब्द है, बार बार मैं बताता हूँ। और क्या डेवलपमेंट करता है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 63 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों सहनशीलता यानी एंडोरेंस डेवलपमेंट करने का कार्य करता है। सभी दोस्त क्लास को एक बार शेयर कर दे, और कोई भी एडवांस में आंसर नहीं देगा दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का ही आंसर देना है, अपने को डिसिप्लिन बनाए रखना है, कोई भी एडवांस में नहीं देगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों। दीवार को धकेलने का उदाहरण है, दीवार को अपन धक्का लगाते हैं तो वो कौन सी यहाँ पे उदाहरण है क्रिया का, वो अपने को यहाँ पे व्यायाम का बताना है। अब देखिए दोस्तों, ये मान लो कोई दीवार है, ये कोई दीवार है मान लो। अब दीवार को अगर खिलाड़ी, मान लो ये दीवार है, तो इस दीवार को खिलाड़ी धक्का लगाएगा, धक्का लगाएगा तो दीवार तो जाएगी नहीं, लेकिन इसकी मसल्स में क्या होगा, तनाव पैदा हो जाएगा और मांसपेशियों की लंबाई भी इसमें नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा व्यायाम निकल के आ गया 64 के अंदर, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यायाम यहाँ पे होता है, दीवार की धक्का लगाना स्थिर व्यायाम कहलाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है, यानी सबसे कम है, वो किसको ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, मोटर जो कंपोनेंट्स होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, उसमें से सबसे कम है वो किसको अपन डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा, 65 के अंदर बताना। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो स्पीड यानी गति होती है उसको अपन ट्रेनिंग के द्वारा बिल्कुल भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, मात्र अगर ट्रेनिंग को अपन अच्छे से दे सकते हैं तो 10% से ज़्यादा उसके अंदर अपने को क्या नहीं मिलेगा, चेंजिंग नहीं मिलेगी, तो 10% से ज़्यादा अपन उसे नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66। लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत की प्रयोग होता है दोस्तों, लंबी कूद होती है, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का अपन प्रयोग करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर। देखिए दोस्तों यहाँ पे लंबी कूद के अंदर, अब लंबी कूद में अपने को क्या करता है, खिलाड़ी भाग के आता है, भाग के जैसे आएगा, टेको बोर्ड होता है, टेको बोर्ड पे पैर रख के झटके के साथ वो ऊपर आगे जाके गिरेगा, तो यहाँ पे एक साथ झटका लगा रहे, वो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ताकत की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 66 और सही आंसर रहेगा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी विस्फोटक शक्ति को उसको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 67 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67। लिम्बरिंग डाउन यानी कूल डाउन है कब करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। कल की प्रश्न उत्तरी में भी अपन इस प्रश्न को शायद मिल गया था, कूल डाउन हो गया, कूल डाउन हो गया, वार्मिंग अप हो गया, इसे अपन क्वेश्चंस लाते रहते हैं क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिम्बरिंग डाउन, कूल डाउन भी कहते हैं। और 67 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल के पश्चात है, वो यहाँ पे मांसपेशियों में शिथिलता यानी व्यायाम का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68। लीड अप गेम सहायक है, लीड अप गेम वो किस में सहायक है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोरंजन उपलब्ध कराने में, कला उपलब्ध कराने में, तालमेल बैठाने में, या मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाने में। लीड अप गेम जिसे अपन सहायक गेम के नाम से जानते हैं दोस्तों, अपन जो लेसन प्लान करते हैं उसके अंदर लीड अप गेम का उपयोग होता है। लेसन प्लान के अंदर
प्रश्न नंबर यहाँ पे 68 और 66 रहेगा दोस्तों। मनोरंजन भी उपलब्ध कराते हैं और जो कला सीख रहे हैं उसको भी बढ़ाते हैं, वो लीड अप गेम कहलाते हैं। जो स्पेसिफिक लेसन प्लान आती है, विशिष्ट लेसन प्लान, उसका यहाँ पे पार्ट होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एन एरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? कौन सा यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी जिसमें एरोबिक और एन एरोबिक यानी ऑक्सीकृत और बिना ऑक्सीकृत दोनों यहाँ पे क्रिया अपने को मिलेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 69 के अंदर बताना है एरोबिक और एनएरोबिक एनएरोबिक जो ऊर्जा है वो यहाँ पे प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 69 और जो संयांश रहेगा दोस्तों यहाँ पे 69 के अंदर वो ध्यान रखना है यहाँ पे फार्ट लेग जो प्रशिक्षण होता है उसके अंदर एरोबिक और एन एरोबिक दोनों क्रियाएं ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, हृदय के दाहिने आलिंद यानी राइट ऑडिकुलर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। हृदय के दाहिने आलिंद से रक्त जाता है, कहाँ जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। हार्ट होते हैं, हार्ट के यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं। ये हार्ट हो गया, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां नीले और दायां नीले। तो जो दायां आलिंद है उससे रक्त कहाँ जाएगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 70 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों दाएं नीले यानी राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और वो भी 3 कपाट जिसे अपन ट्राइस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, 3 कपाटों के माध्यम से जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 71, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की जो संरचना है उसकी कार्यविधि है उसको कैसे जानते हैं, वो अपने कौन से विज्ञान के अंदर जानते हैं? 71 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 71 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा तो जीवित प्राणियों की जो संरचना है कार्यविधि चलती रहती है अंगों की, उसे अपन शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, जल चिकित्सा का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे जल चिकित्सा है इसका अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। यहाँ पे जल चिकित्सा, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट रहेगी, एक ही बात में मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर देता हूं। जल चिकित्सा किससे होती है वो आपको बताना है, लेकिन 3 प्रकार की होती है जल चिकित्सा, इंपॉर्टेंट रहेगी तीनों ही प्रकार। एक ठंडी जल चिकित्सा जिसे अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं, ठंडी जल चिकित्सा जो बर्फ से पानी से क्रायोथेरेपी। गर्म जल चिकित्सा गर्म पानी से, उसे अपन थर्मोथेरेपी। और जो गर्म और ठंडे दोनों से मिक्स होकर जानती है उसे अपन कंट्रास्ट बात के नाम से जानते हैं। तो तीनों को अपने को यहाँ पे याद रखना है। और प्रश्न नंबर 72 और सही आंसर रहेगा तो पानी से जो उपचार किया जाता है हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानी जाती है, जल चिकित्सा कहलाएगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य यानी वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। कौन सा यहाँ पे प्रभावित नहीं करता है? गति, तालमेल योग्यता, अच्छा आसन, विस्फोटक शक्ति। प्रश्न नंबर 73 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। जो विस्फोटक शक्ति है वो शरीर की दक्षता और स्वस्थता को प्रभावित यहाँ पे नहीं करेगी 73 के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों अपन ने बहुत बार क्वेश्चन प्रश्न उत्तर में लाते हैं, उसमें टीटी है, टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की है वो स्थापना किस वर्ष हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? वो 1938 के अंदर, ध्यान रखना 1938 के अंदर हुई थी, लेकिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 74 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1926 के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, किस ओलंपिक में भारत ने बास्केटबॉल स्पर्धा में भाग लिया? बास्केटबॉल है उसको कौन से ओलंपिक में भारत ने भाग लिया था वो अपने यहाँ पे बताना। बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। और साथ ही में मैं आपको बताऊँ फुटबॉल में पहली बार भाग लिया था वो 1948 के लंदन ओलंपिक में लिया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 75 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, सन 1980 का जो मास्को ओलंपिक था उसके अंदर पहली बार बास्केटबॉल भारत प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76, पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है? पुरुषों की जो कबड्डी खेलने की समय सीमा है वो क्या रहेगी वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 इजी रहेगा दोस्तों। उससे आंसर रहेगा 20-20 मिनट के, यहाँ पे 2 हाफ होते हैं, यानी टोटल्स गेम्स होता है प्लेइंग का वो यहाँ पे 40 मिनट का रहेगा, 20-20 मिनट के यहाँ पे 2 हाफ रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, निम्न में से कौन विषम है? विषम कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। फोर्स, शक्ति, द्रव्यमान और समय।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 77 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो फोर्स यानी बल होता है वो यहाँ पे तीनों में भिन्न है, क्योंकि शक्ति, स्ट्रेंथ, सॉरी पावर, समय और जो द्रव्यमान होता है दोस्तों यहाँ पे ये तीनों ही किससे संबंधित होते हैं, ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है उससे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तीनों इससे मिलते जुलते यहाँ पे रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 रहेगा दोस्तों। कबड्डी खेल में लोना लिए कितने अंक मिलते हैं दोस्तों। लोना के है जो कितने अंक मिलते हैं वो अपने यहाँ पे बताना। अब दोस्तों यहाँ पे लोना क्या होता है कबड्डी के अंदर, जो कोई भी एक टीम है वो टोटल आउट हो जाती है एक बार, तो विपक्षी टीम है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं 2, तो वो यहाँ पे लोना के पॉइंट होते हैं। तो प्रश्न नंबर 78 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 अंक है वो यहाँ पे लोना के मिलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 79 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया कितना होता है। बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। बास्केटबॉल को ओलंपिक में भारत पहली बार 1980 मार्च को ओलंपिक में गया था पार्टिसिपेट करने। तो बाहर जो बास्केटबॉल में जो 3 अंक मिलते हैं वो मैदानी एरिया कितना रहेगा। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड और 2018 थर्ड ग्रेड दोनों में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा 79 के अंदर। वो ध्यान रखना 6.75 दोस्तों यहाँ पे 79 के अंदर वो ध्यान रखना है कौन सा रहेगा 6.75, 6.25 नहीं रहेगा, 6 पॉइंट यहाँ पे 75 रहेगा 79 के अंदर। वो 3 अंक मैदानी एरिया रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 80 देगा दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे माका ट्रॉफी कहते हैं, इसको किसको दी जाती है दोस्तों। माका ट्रॉफी जो 1956-57 में माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, और किसको दी जाती है, और प्रतिवर्ष दी जाती है, ध्यान रखना प्रतिवर्ष दी जाती है। और इसके अंदर है माका ट्रॉफी के अंदर 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 80। और वो ध्यान रखना विश्वविद्यालय, प्रत्येक वर्ष जो खेलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी होती है ऑल इंडिया के अंदर, उसको यहाँ पे दिया जाता है माका ट्रॉफी, जो ज़्यादातर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब को यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार दिया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, किसको दिया जाता है, तो प्रशिक्षक और कोच को दिया जाता है। ध्यान रखना प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। 2 श्रेणियों में, एक रेगुलर और यहाँ पे एक आजीवन लाइफ टाइम श्रेणी में। रेगुलर श्रेणी में 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और पहली बार है वो 1985 के अंदर यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82, रहेगा दोस्तों यहाँ पे। कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। कुश्ती के अंदर है वो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन रहेगा। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों यहाँ पे, तो वो ध्यान रखना 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन रहेगा पहली बार 82 के अंदर, तो वो ध्यान रखना है यहाँ पे उदय चंद। अपने लगभग 1-2 दिन पहले भी देखा था इस क्वेश्चन को, उदय चंद यहाँ पे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे ओलंपिक झंडा होता है उसमें कौन सा रंग नहीं होता है वो अपने यहाँ पे बताना दोस्तों। ओलंपिक झंडे में कितने कलर होते हैं, तो ओलंपिक झंडे में 5 नहीं 5 कलर और एक यहाँ पे खुद झंडे का कपड़े का कलर होता है। तो यहाँ पे टोटल 6 कलर इसके अंदर होते हैं। तो कौन से यहाँ पे कलर नहीं होता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 83 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुलाबी कलर, गुलाबी कलर होता है वो यहाँ पे इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, आधुनिक काल में किस देश ने सबसे अधिक प्रगति की है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आधुनिक काल में किस देश ने सबसे अधिक प्रगति की है वो अपने यहाँ पे बताना है। किसके अंदर, तो वो खेलों के अंदर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। खेलों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रगति किसने की है 84 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने है वो आधुनिक काल के अंदर है सबसे ज़्यादा गेम्स के अंदर है, खेलों के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अचीव किया है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना का आरंभ कहाँ से हुई वो अपने यहाँ पे बताना है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम जो कब स्टार्ट हुई थी 1953 के अंदर, 1953 में स्टार्ट हुई थी। और राजकुमारी अमृत कौर क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी रहेगी और ये किसकी खेल की टेनिस गेम की खिलाड़ी भी रहेगी। तीनों चारों प्रश्न अपने को याद रखना है 85 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो कब स्टार्ट की गई थी, कहाँ से, तो वो यानी पटियाला से 1953 के अंदर स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 86, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे।
प्राचीन ग्रीस के अंदर है वो तीरंदाजी प्रशिक्षक होता था, उसे किस नाम से जानते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे स्पेशलिस्ट किसके नाम से, तो गेंद खेल के शिक्षक को स्पेशलिस्ट कहते थे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 86 सही आंसर रहेगा दोस्तों टॉक्सोटस। टॉक्सोटस है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, तीरंदाजी प्रशिक्षक के शिक्षक को कहा जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, प्राचीन ग्रीस के अंदर अपोलो क्या था, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राचीन ग्रीस के अंदर अपोलो क्या था, समुद्र देवता, सूर्य देवता, आकाश देवता या पानी का देवता। 87 के अंदर बताना है। और सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दिया दोस्तों। यहाँ पे सही आंसर रहेगा 87 में वो सूर्य देवता। प्रश्न नंबर 87 सही आंसर रहेगा अपोलो था प्राचीन ग्रीस के अंदर, वो यहाँ पे सूर्य देवता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था, वो अपने यहाँ पे बताना। YMCA की बात कर रहे हैं अपन। भारत के अंदर YMCA 1891 के अंदर आ गई थी दोस्तों, लेकिन पहली कॉलेज 1920 मद्रास के अंदर खोली गई थी, जिसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, 88 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है HC बक, हैरी क्रोबक यहाँ पे प्रथम प्राचार्य थे YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास के। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब आरंभ हुई, दोस्तों यहाँ पे NDS स्कीम की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे NDS स्कीम, नेशनल डिसिप्लिनरी स्कीम, कब शुरू की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे NDS की स्किल के वो JK भोसले। ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में दोनों प्रश्न पूछे गए हैं JK भोसले। और यहाँ पे NDS कब चालू गई थी, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 89 के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 1954 के अंदर राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS स्कीम चालू की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखें दोस्तों, भारत ने दूसरी बार एशियन खेल में कौन से वर्ष आयोजित कराए थे, दोस्तों यहाँ पे एशियन खेल की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे एशियाई खेलों की शुरुआत किसने की थी, तो भारत ने की थी। कब की थी, 1951 के अंदर की थी। ध्यान रखना एशियाई खेलों का जनक GD सोंदी को माना जाता है, तो वो पहले खेल थे, लेकिन भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों के बारे में पूछा गया है, दूसरी बार कब आयोजित किए गए थे, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 1982 के अंदर आयोजित किए गए थे। और ये कौन से एशियाई खेल थे, तो 9वें क्रम के एशियाई खेल थे। इसके बाद जो उपकरण भारत के अंदर खेलों के अंदर आए थे उसके रखरखाव के लिए साई की स्थापना की गई थी। वो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना की गई थी, जो इस दूसरे एशियाई खेलों से संबंधित स्टेडियम और उपकरणों के रखरखाव के लिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि चौथा ऑप्शन भी आपको दिखाई दे दे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91, ग्रीस किसकी देन कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रीस किसकी देन कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 91 के अंदर ग्रीस किसकी देन कहा जाता है, नेता की, दार्शनिक, अच्छे नागरिक तैयार करने या अच्छे विद्वान तैयार करने। प्रश्न नंबर 91 और जो सही आंसर रहेगा दार्शनिक। ग्रीस है वो ध्यान रखना है दार्शनिक, जो क्वार्टर्स है जिसे हम क्वार्टर्स के नाम से जानते हैं, दार्शनिक तैयार करने की देन कहा जाता है। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रोफेसर करण सिंह निम्नलिखित में से किस अवार्ड से नवाजा गया था। प्रोफेसर करण सिंह जो एथलेटिक्स से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न या पद्म विभूषण। प्रोफेसर करण सिंह है 92 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रोफेसर करण सिंह को है वो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एथलेटिक्स के अंदर करण सिंह के द्वारा अनेक शिष्य यहाँ पे निकाले गए हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए दोस्तों यहाँ पे, यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध वृद्ध पेशी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से है। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परिभाषा रहेगी, पूछी जाएगी। ये निश्चित तौर से ऐसी परिभाषा पूछी जाती है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का वह अंग है जिसमें वृद्ध पेशी क्रियाओं से संबंधित और उनसे अनुक्रियाओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 93 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे JB नेस से संबंधित ये डेफिनेशन परिभाषा रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य है वो क्या है, वो अपने क्या पे बताना। एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बार बार बताया था, प्रश्नोत्तरी के बहुत बार बताता हूँ मैं कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य एक ही होता है, वो क्या होता है, तो व्यक्ति का सर्वांगीण यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट करते हैं, व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, वो व्यक्ति का लक्ष्य शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा
और शिक्षा का साझा लक्ष्य क्या है, यानी फिजिकल एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन दोनों का यहाँ पे कमांड जो टारगेट होता है वो क्या होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा और सिर्फ शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन दोनों का यहाँ पे लक्ष्य क्या होता है, 95 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे रहेगा, मानसिक विकास यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए दोस्तों। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे नीड्स है वो क्या है, वो अपने यहाँ पे बतानी है, क्यों है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है वो अपने यहाँ पे बताना है, 96 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना है वो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों लोगों के जो आम स्वास्थ्य है, दैनिक उसका वेलनेस है, उसको डेवलप करने के लिए फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की गलत धारणा है वो कौन सी है, वो अपने यहाँ पे बतानी है प्रश्न नंबर 97 के अंदर। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणाएं है, भ्रांतियाँ भी इसे बोलते हैं, वो क्या है, प्रश्न नंबर 97 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। ये लोगों की गलत धारणा है कि व्यायाम करते हैं वो सिर्फ शारीरिक शिक्षा हो गई, ये गलत धारणा यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98, शारीरिक शिक्षा का संबंध है यानी फिजिकल एजुकेशन का यहाँ पे संबंध है वो किससे रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है, स्वास्थ्य शिक्षा से, विज्ञान शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, या सभी के लिए शिक्षा से, 98 के अंदर बताना है। शारीरिक शिक्षा का संबंध रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 98, स्वास्थ्य शिक्षा है उसी का संबंध यहाँ पे ध्यान रखना है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा फिजिकल एजुकेशन से यहाँ पे रहेगा। और फिजिकल एजुकेशन के अंदर है वो ध्यान रखना सभी आ जाती है, विज्ञान शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा यहाँ पे सभी आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए दोस्तों। शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि, जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक स्वास्थ्य जो फिजिकल वेलनेस है वो क्यों महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 99 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है ये गुणवत्तात्मक जीवन बिताने के लिए यानी अच्छा आरामदायक स्वास्थ्यप्रद जीवन बिताने के लिए है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन वेलनेस की यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100, कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कौन सा कारक है जो शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल वेलनेस पर है वो यहाँ पे प्रभाव नहीं डालता है, वो यहाँ पे बताना है। गहरी निद्रा और आराम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, संतुलित भोजन, लिखाई और पढ़ाई। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स के अंदर। पर्सन नंबर यहाँ पे 100 रहेगा और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 100 के अंदर वो ध्यान रखना है यहाँ पे लिखाई और पढ़ाई है वो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 दिए गए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 101, खेल समाजशास्त्र स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, इसका संबंध किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। खेल समाजशास्त्र स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी है, इसका संबंध है किससे रहेगा, समूह के आपसी तालमेल से, शारीरिक करते, मानसिक प्रशिक्षण या फिर अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 101 और सही आंसर रहेगा जो ग्रुप आपसी तालमेल है, यूनिटी है, उससे यहाँ पे ध्यान रखना है। खेल समाजशास्त्र स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी का यहाँ पे संबंध रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखे दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्य के विकास के लिए सहयोग नहीं करता है, कौन नहीं करता है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों यहाँ पे, यानी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस दोनों के विकास के लिए है वो कौन सहयोग नहीं करता है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रतिदिन व्यायाम करना, खेल खेलना, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना पढ़ना या फिर योग व्यायाम करना। इजी रहेगा प्रश्न नंबर 102 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के विषय को पढ़ना लिखना है, सिर्फ पढ़ने और लिखने से ही वो यहाँ पे शारीरिक दक्षता और स्वस्थता है उस पर यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 103, स्वस्थता का महत्व है यानी वेलनेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। स्वस्थता यानी इंग्लिश में देखें तो इसे वेलनेस के नाम से जानते हैं, वेलनेस, तो वेलनेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इसका महत्व किससे है वो अपने यहाँ पे बताना है। अच्छे जीवन यापन करने में सहायक, दूसरों से मेल मिलाप या आपकी आवश्यकता को पूरा करने में, अच्छी आदत अन्त्यवेश करने में,
तो वेलनेस का महत्व किस तरह रहेगा, प्रश्न नंबर 103 के अंदर बताना है। और साइंस में रहेगा दोस्तों अच्छे जीवन यापन करने, गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन करने में उसके लिए स्वच्छता का महत्व होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। शिक्षा, खेल, प्यार तथा स्नेह, बड़ों का आदर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये बता दो। 104 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो यहाँ पे खेल रहेगी, ध्यान रखना, खेल रहेगी। जिस प्रकार यूनान की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, तो वो स्वस्थ शरीर माना गया था, इसी प्रकार भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर रहेगी, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, वो खेल रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105, किन्शियोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है। किन्शियोलॉजी है, इसका संबंध है वो किस अध्ययन से रहेगा वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों किन्शियोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से काइनन प्लस लॉजी, काइनन प्लस लॉजी से बना है। काइनन का अर्थ होता है गति, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी गति का अध्ययन। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 105, और यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, मानव क्रियाओं से, जो मानव की जो गति की क्रियाएं हैं, किन्शियोलॉजी है वो मानव की गति क्रियाओं से संबंधित होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 106, गति के तीसरे नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कल की प्रश्न उत्तरी में भी अपन ने बहुत बार इस न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया था, उसको यहाँ पे खूब देखा था, तीनों नियमों को बार बार अनेक प्रकार से देखा था। आज भी अपन ने फिर अपन यहाँ पे लिए कर आए, जो न्यूटन का तीसरा नियम है वो किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 106 का सही आंसर रहेगा क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट और आएगा प्रश्न नंबर 107, गति के नियम का प्रतिपादन कौन है। दोस्तों कल भी देखा था अपन ने गति के नियमों का प्रतिपादन कौन है, जिसने 3 नियम है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे गति के नियमों का प्रतिपादन कौन है। प्रश्न नंबर 107, और सही आंसर रहेगा न्यूटन। न्यूटन है गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे दोस्तों यहाँ पे। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा नियम संवेग या त्वरण का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और तीसरा नियम एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108, दूसरी देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरी श्रेणी का लीवर में होता है, जो सेकंड क्लास लीवर है। दोस्तों यहाँ पे लीवर कितने प्रकार के होते हैं, मैं सबसे पहले बताऊँ। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, यानी फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप लीवर होते हैं। उसमें जो सेकंड श्रेणी का लीवर है वो उसमें होता है, वो अपने क्या पता ना क्या होता है। लीवर के 3 भाग होते हैं दोस्तों, एक एक्स होता है, एक भार होता है और एक यहाँ पे बल होता है। वो यहाँ पे लीवर के 3 भाग होते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे सेकंड के अंदर, सेकंड श्रेणी लीवर के अंदर पूछा गया है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 108 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है वो आधार यानी एक्स और फोर्स यानी बल के बीच में होता है। नेक्स्ट और आ गया प्रश्न नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 देखे दोस्तों यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक लीवर है वो कौन सा होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मनुष्य के शरीर के अंदर अधिकतम लीवर कौन सा होता है। साथ ही में इसी से जोड़ के पूछूं कि खेलों में सबसे ज़्यादा कौन सा लीवर काम आता है, वो भी अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 109 के अंदर बताना है, और 109 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर होता है, वो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही खेलों में भी सबसे ज़्यादा काम आता है, वो यही लीवर आता है। मनुष्य के शरीर में सबसे कम लीवर कौन सा पाया जाता है और सबसे कम काम कौन सा आता है, तो वो यहाँ पे सेकंड श्रेणी लीवर, सेकंड क्लास लीवर सबसे कम काम आता है, ध्यान रखना सबसे कम काम आता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 110 देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रथम श्रेणी उत्तोलक बढ़ाने के योग्य है। फर्स्ट क्लास लीवर है वो क्या बढ़ाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है, क्या प्रदान करता है फर्स्ट क्लास लीवर। अगर सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो फर्स्ट क्लास लीवर संतुलन प्रदान करता है, बैलेंस प्रदान करता है, ध्यान रखना संतुलन बैलेंस प्रदान करता है। लेकिन ये क्या बढ़ाता है वो भी अपने यहाँ पे बताना है, बल तथा गति दोनों। प्रश्न नंबर 110 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल और गति दोनों को अपने को यहाँ पे प्रदान करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111 देखे दोस्तों, संतुलन निर्भर करता है। संतुलन किस पे निर्भर करेगा, जो संतुलन का मतलब दोस्तों यहाँ पे बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, इक्विलिब्रियम वो किस पर डिपेंड करेगा। प्रश्न नंबर 111 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 111 के अंदर संतुलन है वो वस्तु के चौड़े आधार यानी बेस पे डिपेंड करेगा। जितना चौड़ा बेस होगा, या फिर सीधा सीधा देखा जाए तो CG है वो CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आधार के जितने नज़दीक होगी उतने ही बैलेंस अपने को ज़्यादा मिलेगा, यानी बेस जितना चौड़ा होगा उतना ही अपने को यहाँ पे बैलेंस मिलेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 112 देखे दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 112,
काइफोसिस विकृति को कहते हैं। काइफोसिस विकृति है उसको क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, काइफोसिस क्या होती है? व्यक्ति के सिर हो गया, ये इसका पीठ वाला भाग होता है, पीछे पीठ वाला भाग। इस पीठ के भाग में पीछे की तरफ क्या निकल के आ जाता है? गुम्बद सा निकल के आ जाता है, कुबड़ सा बन जाता है, उसे अपन काइफोसिस के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 112 और सही आंसर रहेगा दोस्तों गोल पीठ, यानी राउंड बैक भी इसे अपन कहते हैं। ध्यान रखना, राउंड बैक के नाम से जानते हैं, गोल पीठ के नाम से जानते हैं, काइफोसिस कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं? मेरुदंड है यानी वर्टिब्रा की बात है, उसके एक तरफ का मोड़ को क्या कहते हैं? एक तरफ का मोड़ हो जाए या दोनों तरफ का मोड़ हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, वो अपने क्या बताना। रीढ़ की हड्डी इस प्रकार मुड़ जाती है, या तो एक तरफ मुड़ जाती है या दोनों तरफ मुड़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर यहाँ पे 113 और सही आंसर रहेगा स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, यानी सी शेप वाला एक तरफ होती है, दोनों तरफ हो जाती है तो एस शेप, सी शेप और एस शेप के नाम से जाना जाता है स्कोलियोसिस। और इसको यहाँ पे किसके द्वारा मापा जाता है? वो स्कोलियोग्राफ या स्कोलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114 देखिए दोस्तों, एब्रेशन चोट किसकी है? एब्रेशन की चोट है वो किसकी है, वो अपने क्या पे बताना है। एब्रेशन यानी खरोंच, खरोंच भी कहते हैं, साथ में इसे अपन रगड़ भी कह सकते हैं, रगड़। तो ये किसकी चोट है? इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 114 और सही आंसर रहेगा त्वचा, स्किन की चोट होती है वो एब्रेशन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115 देखिए, मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार कौन सा है? स्प्रेन है, मोच लग गई, मोच के तुरंत उपचार के लिए अच्छा तरीका कौन सा होता है? फर्स्ट एड के तौर पर पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे एक बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 115 के अंदर बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 115 के अंदर, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे मोच के तुरंत उपचार के लिए अपने को बर्फ यानी आइस थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए, क्रायोथेरेपी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116, हड्डी टूटने का तुरंत उपचार क्या है? हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो तुरंत उपचार क्या होता है, वो अपने क्या पे बताना है। दोस्तों हड्डी अनेक प्रकार से टूटती है, अनेक प्रकार का फ्रैक्चर है, अगर नहीं देखा तो क्लास प्ले लिस्ट में जाकर देख लो एक बार आप, फ्रैक्चर ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। हड्डी टूटने का तुरंत उपचार क्या है? 116 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा चोट वाले भाग की हलचल है। जो चोट जिस अंग पर लगी है, उस जॉइंट जिस जगह लगी है, उसकी मूवमेंट है, उसको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, हलचल को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 117, जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? जांघ यानी थाई, थाई की बात कर रहे हैं अपन, थाई के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? अब थाई में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है दोस्तों? जो तो थाई के अंदर ध्यान रखना है, ये अपना यहाँ पे पटेला और लोअर लेग हो जाता है, यहाँ पे पैर आ जाता है। तो थाई के अंदर है वो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियाँ पाई जाती है। क्वाड्रिसेप्स 4 मांसपेशियाँ, हैमस्ट्रिंग 3 मांसपेशियों का समूह होता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 117 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, वजन के साथ हाफ यानी आधी उठक बैठक लगाते हैं अपन, हाफ स्क्वेट करते हैं वजन के साथ, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 118, पेट की मांसपेशी के विकास के लिए उपयुक्त व्यायाम कौन सा है? कल भी अपन ने देखा था दोस्तों, पेट की मांसपेशी जो कितनी होती है? 4 होती है। वैसे 6 पैक बोलते हैं अपन इनको, पेट की मांसपेशियों को 6 पैक बोलते हैं, लेकिन मांसपेशियाँ कितनी होती है? 4 होती है, यानी रेक्टस एब्डोमिनल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और यहाँ पे ट्रांसवर्स ओब्लिक के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 118 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाना, घुटने मोड़कर सिटअप्स लगाते हैं तो यहाँ पे कोर मसल्स भी कहते हैं, वो यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 119, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो शरीर के गति करते समय सिकुड़ती है। शरीर की गति करते समय सिकुड़ती है, इसे अपन प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं, इसे अपन प्राइम मूवर के नाम से भी जानते हैं। यानी कार्य करते समय अनिवार्य वो क्या होती है? छोटी होती है, और उसके विपरीत है मांसपेशी वो अनिवार्य क्या होती है? बड़ी होती है। तो इसलिए अपन इसे प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 119 और सही आंसर रहेगा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मांसपेशी होती है वो कार्य करते समय अनिवार्य छोटी होती है, और इसके विपरीत जो मांसपेशी पाई जाती है एंटागोनिस्ट, ये अनिवार्य बड़ी होती है, तो इसलिए अपन एगोनिस्ट को प्राइम मूवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 120, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो प्रथम ग्रुप है वो कौन सा रहेगा? फर्स्ट ग्रुप कौन सा रहेगा? प्रश्न नंबर 120 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा प्रथम ग्रुप है वो परिवार रहेगा, यहाँ पे फैमिली रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा ग्रुप है वो समुदाय, और आगे इस प्रकार अपने अलग अलग गौण प्राथमिक ग्रुप बनते ही रहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर
121 देखे दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल का वजन है वो कितना होता है। दोस्तों फुटबॉल की बात कर रहे हैं अपन। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है वो फीफा है, ध्यान रखना फीफा, जो 1904 में स्थापित की गई थी। भारत के अंदर फुटबॉल की संस्था है वो 1937 में स्थापित की गई थी पहली बार। प्रश्न नंबर यहाँ पे 121 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना, फुटबॉल के अंदर जो वजन होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे 410 से 450, 410 ग्राम से लेके 450 ग्राम तक यहाँ पे होता है। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 122 देखे दोस्तों। 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है। 400 मीटर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसमें कितने हेडर लगे हुए हैं, 10 हेडर। तो 400 मीटर बाधा दौड़ है, उसके अंदर जो अंतिम बाधा होती है और जो फिनिश लाइन होती है उसकी बीच की डिस्टेंस कितनी रहती है। दोस्तों यहाँ पे शुरू में और पहली बाधा की दूरी कितनी दूरी रहती है वो भी बताना है अपने को यहाँ पे। प्रश्न नंबर 122 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले स्टार्ट लाइन से पहली बाधा है वो 45 मीटर पर आएगी, बाकी बाधाएं सभी बीच की है वो 35 मीटर पर आएगी, और लास्ट बाधा और फिनिश लाइन के बीच की दूरी है वो 40 मीटर रहेगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40 मीटर, यानी 45, 35, 35 और 40 मीटर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 123 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 123, गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है। गोला फेंक यानी शॉर्ट पुट की बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे सेक्टर है, सेक्टर का कोण कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। गोला फेंक की बात कर रहे हैं, उसके सेक्टर का कोण कितना होता है। प्रश्न नंबर 123 और सही आंसर रहेगा 34.92 डिग्री होता है दोस्तों यहाँ पे, 34.92 डिग्री इसका रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 124 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, वॉलीबॉल में ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं अपन। वॉलीबॉल में सिर से ऊपर बॉल का पास देने में किसका उपयोग करते हैं। वॉलीबॉल में अगर बॉल अपने सिर से ऊपर होती है तो अपन पास देते हैं, तो वो यहाँ पे बताना है किसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 124 के अंदर बताना है 124। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, दोनों हाथ की उंगलियों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, दोनों हाथ की फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स की जो टिप टोज होती है, उंगलियां होती है दोनों हाथों की, उन अंगुलियों का ही अपने आप में वॉलीबॉल के अंदर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो अपने क्या पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 देखे दोस्तों। हॉकी में पुशपास दिया जाता है जब खिलाड़ी सहयोगी खिलाड़ी कहाँ खड़ा हो तब पुशपास देते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। हॉकी के अंदर पुशपास प्रयोग किस में करते हैं, हॉकी के अंदर, लेकिन जब कब देते हैं, जब सहयोगी खिलाड़ी है वो कितनी दूरी पर खड़ा हो तब अपने पुशपास देंगे, वो बताना है। थोड़ी दूरी पर, लंबी दूरी पर, जब विरोधी खिलाड़ी आपके पास और सहयोगी खिलाड़ी के बीच हो, जब पास गति देना है। 125 के अंदर बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों, जब खिलाड़ी थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होता है अपना वाला, उसको तुरंत पुशपास अपन दे देते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 126। लेट शब्द प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे लेट शब्द की बात कर रहे हैं अपन। लेट शब्द किस में प्रयोग होता है, बहुत बार अपन ने देखा है दोस्तों। लेट शब्द का प्रयोग किस में होता है, 126 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों 126 के अंदर लेट शब्द है वो टीटी यानी टेबल टेनिस के अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 देखें दोस्तों। ओलंपिक खेलों को एकमात्र उद्देश्य के साथ पुनर्जीवित किया गया। ओलंपिक खेलों को कौन से पर्पज के साथ पुनर्जीवित किया गया है। 1896 में दोबारा इनका चालू किया गया है, तो कौन सा उद्देश्य के साथ किया गया था, क्योंकि 776 ईसा में स्टार्ट हुए थे, 394 में जाकर ये खत्म हो गए थे। उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद इनको वापस से शुरू किया गया था, तो कौन से उद्देश्य के साथ किया गया था 127 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, राष्ट्रों के बीच स्वार्थ समझ और भाईचारे को बढ़ाने के लिए, जितने भी देश हैं उनके बीच भाईचारा स्वार्थ और मित्रता को बढ़ाने के लिए ही चालू किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 128। ओलंपिक झंडे के 5 अलग अलग रंग आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो ओलंपिक झंडा है, मान लो दोस्तों ये क्या है, अपना झंडा हो गया ओलंपिक का, इसके अंदर जो 5 छल्ले होते हैं और 5 ही छल्ले अलग अलग कलर्स के होते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपने को यहाँ पे बताना है। 128 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों दुनिया की एकता यानी यूनिटी ऑफ वर्ल्ड, यानी दुनिया की एकता यहाँ पे दर्शाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 129। ग्रीष्म ओलंपिक 2000 के खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, वो अपने यहाँ पे बताना है।
दोस्तों यहाँ पे ग्रीष्म ओलंपिक की बात कर रहे हैं अपन। सन 2000 के अंदर जो ओलंपिक हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पहली भारतीय महिला जिसने मेडल प्राप्त किया था वो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी थी जिसने इसमें ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया था। किसमें, कांस्य पदक प्राप्त किया था, और वो भी भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर प्राप्त किया था। इंपॉर्टेंट इसलिए रहे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 129 और सही आंसर रहेगा सिडनी। सन 2000 का सिडनी ओलंपिक था जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट हो रहा है प्रश्न नंबर 130। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। दोस्तों वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। वो कौन से वर्ष शुरू हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है। वर्तमान नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, जिसमें अब राशि बढ़ाकर भी 25 लाख कर दी गई है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 130 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बताना है 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को शुरू किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 131 देखिए दोस्तों यहाँ पे। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। दोस्तों पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, वो किसका था वो अपने यहाँ पे बताना है। पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 131 और सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल। अभी जस्ट ही पेले का निधन भी हो चुका है दोस्तों, आपको बता दूं लगभग 1-2 महीने पहले पेले का निधन हो चुका है। तो आपको याद रखना है पेले है वो यहाँ पे ब्राज़ील से संबंधित खिलाड़ी रहेगा और ये फुटबॉल का खिलाड़ी था। तो चलिए दोस्तों 131 प्रश्न अपन ने देख लिए। अब यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन है लेकिन अपन क्लास नहीं ले पाएंगे, तो वो कल ही ले पाएंगे अपन यहाँ पे। तो आज अपन यहाँ पे 131 क्वेश्चन पर रोकते हैं। क्लास कैसी लगी वो आप जरूर बताइए, कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। सुबह 9 बजे अपन यहाँ पे फर्स्ट पेपर जीके संबंधित क्लास कल सुबह 9 बजे मिलते हैं, उसमें अपन यहाँ पे जीके संबंधित क्लास रहेगी। तो क्लास को सभी दोस्त एक बार शेयर और लाइक करके ही जाए। तो मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।